नमस्कार। भारतीय राजनीति को बदलने के लिए एक वादा किया गया था। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा। एक कानून जो बना तो सही, लेकिन लागू नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दशकों लंबा इंतजार एक राजनैतिक दांव पेच में कैसे उलझ गया? चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इस आरक्षण की बात करें क्यों रहे हैं। जरा दुनिया के दूसरे लोकतंत्रों पर नजर डालिए। स्वीडन हो या दक्षिण अफ्रीका, वहां की संसदों में लगभग आधी सदस्य महिलाएं हैं, और भारत, हम सिर्फ 15% पर खड़े हैं। ये जो एक बड़ा फासला है ना, सारी बहस की जड़ यही है। सिर्फ 15%। सोचिए इसका मतलब क्या है। हमारी मौजूदा लोकसभा में हर 100 सांसदों में से सिर्फ 15 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा खुद ही बता देता है कि देश की आधी आबादी की आवाज राजनीति के सबसे बड़े मंच पर कितनी कम सुनाई देती है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बदला नहीं है। आज़ादी के बाद जो पहली लोकसभा थी, उसमें महिलाएं सिर्फ 5% थीं। आज हम 15% पर हैं। लेकिन इस 10% की बढ़त के लिए हमें 70 साल से ज्यादा लग गए। मतलब बदलाव की जो रफ्तार होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, एक तर्क अक्सर दिया जाता है कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट इसलिए कम देती हैं क्योंकि वो जिताऊ उम्मीदवार नहीं होती। लेकिन जो आंकड़े हैं वो इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। रिसर्च ये बताती है कि चुनाव जीतने की जो काबिलियत है वो महिला और पुरुष उम्मीदवारों में बराबर होती है। तो असल मुद्दा काबिलियत का नहीं, मौका देने का है। तो इसी धीमी रफ्तार को एक तेज धक्का देने के लिए एक ऐतिहासिक कानून लाया गया, और उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आखिर ये अधिनियम है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये संविधान में किया गया एक बदलाव है जो ये कहता है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये कोई नया या रातों रात आया हुआ आइडिया नहीं है। इस स्लाइड को देखिए। इसकी लड़ाई बहुत लंबी चली है। पहली बार इस बिल को 1996 में पेश किया गया था। फिर 2008 में ये राज्यसभा से पास भी हो गया, पर लोकसभा में अटक गया, और आखिरकार 2023 में जाकर इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिली। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कानून का पास होना तो पहली जीत थी। असली चुनौती इसे लागू करने में है, जो 2 बड़ी शर्तों पर टिकी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि भाई, अगर बिल 2023 में पास हो गया तो ये अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हर किसी के मन में है, और इसका जवाब 2 मुश्किल शब्दों में छिपा है। पहली शर्त है जनगणना, जिसे अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। ये कुछ नहीं, बस पूरे देश की गिनती की एक प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति को गिना जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। आरक्षण लागू करने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और दूसरी शर्त है परिसीमन, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं। जब जनगणना से आबादी के नए आंकड़े आ जाते हैं तो उनके आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं यानी बाउंड्रीज फिर से तय की जाती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर वोट का वजन लगभग बराबर रहे। तो इसे लागू करने का रास्ता एकदम सीधा है, और इसका क्रम फिक्स है। स्टेप 1, पहले जनगणना होगी। स्टेप 2, फिर परिसीमन होगा, और उसके बाद ही स्टेप 3 में जाकर 33% आरक्षण लागू हो पाएगा। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। अब इसी लंबी प्रक्रिया और देरी से बचने के लिए अप्रैल 2026 में एक कोशिश की गई कि इस काम को थोड़ा तेज किया जाए। लेकिन ये कोशिश एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गई, और आखिर में एक वोट हुआ जो फेल हो गया। तो सरकार ने एक शॉर्टकट का प्रस्ताव रखा। प्लान ये था, नई जनगणना का इंतजार मत करो, जो 2011 का पुराना डेटा है उसी के आधार पर परिसीमन कर दो, और साथ ही लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दो। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह 2029 के चुनाव से पहले आरक्षण लागू कर दिया जाए। लेकिन जब इस शॉर्टकट पर वोटिंग हुई तो सारा गणित ही बिगड़ गया। देखिए, संविधान में संशोधन के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, पर सरकार के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट। ये एक बड़ा अंतर था। प्रस्ताव गिर गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा, विधेयक को सदन में आवश्यक बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं किया जा सका, और ये एक आधिकारिक पुष्टि थी कि ये कोशिश नाकाम हो चुकी है। तो ऐसा हुआ क्यों? इस नाकामी के पीछे 2 बिल्कुल अलग अलग तर्क थे, जिसने सरकार और विपक्ष को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। चलिए दोनों पक्षों की कहानी को समझते हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मेरा मानना है कि भारत की महिलाएं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेंगी।
उनका सीधा तर्क था कि विपक्ष ने जानबूझकर महिलाओं के अधिकार को रोका है। वहीं विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग था। सांसद शशि थरूर ने साफ किया, ये महिला आरक्षण के खिलाफ वोट नहीं है, ये परिसीमन और उस शरारत के खिलाफ वोट है जो ये हमारे लोकतंत्र के साथ करेगा। उनका कहना था कि उनकी आपत्ति आरक्षण से नहीं बल्कि परिसीमन के लिए अपनाए गए शॉर्टकट से थी। तो यहां आकर दोनों पक्षों का टकराव एकदम साफ हो जाता है। सरकार का कहना था कि हम 2029 तक महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं और विपक्ष इसमें रुकावट डाल रहा है। वहीं विपक्ष का कहना था कि आप बिना नई जनगणना के परिसीमन करके संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ महिला विरोधी होने का आरोप लगा तो दूसरी तरफ संविधान पर हमला करने का। तो अब आगे क्या? जब ये शॉर्टकट वाला रास्ता बंद हो गया है तो महिला आरक्षण का भविष्य क्या है? और इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। महिला आरक्षण का इंतजार अब और लंबा हो गया है। ये कानून अब अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है, जब तक कि पहले एक नई जनगणना न हो और फिर परिसीमन की लंबी प्रक्रिया पूरी न हो। इसमें कितने साल लगेंगे ये आज कोई नहीं जानता। और यहीं हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक रास्ता जो खुला था वो अब बंद हो चुका है। तो अब भारत अपनी राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच की इस गहरी खाई को कैसे भरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को मिलकर खोजना होगा।